हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एम.आई.एस बाय ईशू शर्मा पर। दोस्तों, मैं आपके लिए विजन आई.ए.एस की मेंस टेस्ट सीरीज जीएस पेपर 2 लेके आई हूँ और मैं इसमें क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी कराती हुई चलूँगी। ये सोल्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है। उपर्युक्त तर्कों के साथ चर्चा कीजिए। 150 शब्दों में हमें उत्तर देना होता है 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस का, ठीक है। तो इसका दृष्टिकोण क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संविधान की अनुसूची 7 में दिया क्या गया है। तो मैं आपको बता दूं कि संविधान की अनुसूची 7 में राज्य, संघ और संवर्ती तीनों सूचियों की शक्तियों का विभाजन किया गया है। यानी तीनों सत्रों के लिए अलग अलग से विषय दिए गए हैं कि आपको इस विषय पे कानून बनाना है, इस विषय से संबंधित अगर कोई विवाद है तो ये आपको निपटाना है, और इस विषय से संबंधित कोई अलग अलग विषय दिए गए हैं तीनों को। तो अगर हमें इस चीज़ का पता है तो हम पूरे क्वेश्चन लिख देंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ यही लिखना है और कुछ लिखना है ही नहीं। तो इसमें हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का संक्षिप्त विवरण। पहले संक्षिप्त विवरण लिखना 3 से 4 लाइन में हम लिख सकते हैं कि इसमें वही शक्तियों का विभाजन दिया गया है, 3 सूचियाँ बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची के अंदर, और ये समवर्ती सूची, किस सूची को कौन सी विषय देगा, इतना लिख देना काफ़ी रहेगा। इसके बाद है क्या 7वीं अनुसूची पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। कह रहे हैं अभी क्या हमें जो 7वीं अनुसूची संविधान की उस पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्या उसके लिए अमेंडमेंट करना चाहिए कोई। तो हाँ, ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो विषय हैं इनमें से कुछ ऐसे विषय हैं जिनके लिए कोई भी अनुसूची निर्धारित नहीं की गई है कि ये विषय इसके अंदर आएगा। जैसे आपदा प्रबंधन, जैसे पीछे कोविड-19 का जो आ गया था विवाद, तो ऐसा मतलब कुछ हैं विषय जो जिनको अभी ऐड करने की ज़रूरत है, तो इसलिए हमें इन पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। उल्लेख कीजिए कि क्या इस संदर्भ में यथास्थिति बनाए रखी जानी चाहिए। मतलब पूछ रहे हैं, पहले तो हमें ये बताना है कि क्या इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, और अगर नहीं तो ऐसे कैसे स्थिति बनाए रखनी चाहिए जैसे कि है, और उसके बाद हमें निष्कर्ष लिखना है। तो उत्तर में मैंने बताया कि पहले हम इसका संक्षिप्त विवरण लिख देंगे 7वीं अनुसूची का। उसके बाद है कि 7वीं अनुसूची पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होती है। कौन से कारण हैं जो हमें ये कहते हैं कि हाँ भाई, पुनर्विचार करो, 7वीं अनुसूची पर ज़रूरी है। ये कारण देखते हैं। शासन की उभरती हुई आवश्यकताएं, जैसे गवर्नेंस, शासन की आवश्यकताएं स्थिर नहीं होती हैं बल्कि समय के साथ बदलती रहती हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन, उभरती हुई प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, उपभोक्ता संरक्षण आदि जैसी चिंताओं को अनुसूची में शामिल करने की आवश्यकता है। ये जो कई विषय हैं जो किसी भी सूची में नहीं है, फिलहाल में इन पर केंद्र सरकार कानून बनाती हुई आ रही है। जैसे मैंने आपको कोविड-19 का बताया, तो उस पर केंद्र सरकार ने डिसीजन लिए, जो भी डिसीजन लिया, लेकिन उसको अभी तक किसी में शामिल नहीं किया गया। वैसे केंद्र सरकार के मामले हैं अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन से संबंधित। जैसे अगर कोई सशस्त्र बल विद्रोह हो जाता है देश में, तो अगर देश की रक्षा की बात आ जाती है, देश में कोई संकट आ जाता है, तो ये सब मामले होते हैं केंद्र सरकार के उसमें विषय। ये सब विषय हैं जो केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। लेकिन अब क्या चल रहा है कि बहुत सारे ऐसे विषय इकट्ठे हो गए हैं जो किसी भी सूची में दिए नहीं गए हैं, और नियम ये है कि जो भी विषय किसी भी सूची में नहीं दिए गए तो उन पर संघ कानून बनाएगा। तो बहुत से विषयों पर दबाव बहुत ज़्यादा आ गया है केंद्र सरकार पर। बहुत ज़्यादा ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार को कानून बनाने पड़ रहे हैं। इसके बाद है बढ़ता केंद्रीकरण। संविधान स्पष्ट रूप से राज्य सूची और समवर्ती सूची पर संघ सूची था राज्य सूची पर समवर्ती सूची के प्रभुत्व का सुनिश्चित करता। कहने का मतलब ये है भाई, समवर्ती सूची में कानून कौन बनाता है, राज्य और संघ दोनों बनाते हैं। राज्य सूची में कानून कौन बनाता है, राज्य बनाता है, लेकिन कोई ऐसा विषय हो जाता है देश से संबंधित हो तो उस पर केंद्र कानून बनाता है। और केंद्र यानी संघ सूची में कौन बनाता है, तो उस पर तो केंद्र सरकार बनाती ही है। तो किसके ऊपर किसका प्रभुत्व रहेगा, राज्य के ऊपर केंद्र का रहेगा, समवर्ती के ऊपर राज्य और केंद्र दोनों का रहेगा। संघ सूची और समवर्ती सूची के मध्य अतिव्यापन के मामले में संघ सूची प्रभावी होनी राज्यों की शक्ति को प्रभावित करता है। अवशिष्ट शक्तियां भी संसद को प्रदान की गई हैं। ये कह रहे हैं कि ऐसा अगर कोई मामला आ जाता है जो देश से रिलेटेड हो, तो उस पर प्रभावी कौन रहेगा, उस पर संघ प्रभावी रहेगा, संघ कानून बनाएगा उसके ऊपर। या फिर कोई ऐसा मामला है कि राज्य सरकार ने कानून बना के दे दिया, जैसे कि परिवार नियोजन से संबंधित कोई कानून बना दिया राज्य सरकार ने कि भाई परिवार नियोजन के लिए हमने कानून बनाया है कि एक परिवार में 2 ही बच्चे होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए।
फिर उस पर केंद्र सरकार को अगर ये फैसला पसंद नहीं आया तो वो खुद नियम बनाएंगे और केंद्र सरकार के फैसले ही माने जाएंगे, राज्य सरकार का मान्य नहीं होगा अगर उसके बाद केंद्र सरकार फैसला मतलब कानून बनाती है तो। इसके बाद है विकेंद्रीकरण की आवश्यकता। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के अधिनियम के बावजूद, यानी जो 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसके अधिनियम के बावजूद ग्रामीण और शहरी दोनों स्थानीय निकायों के विकेंद्रीकरण के मामले में कम प्रगति हुई है। यह कार्य स्थानीय स्तर पर शक्तियों के विभाजन को संशोधित करके किया जा सकता है। उपयुक्त प्लेसमेंट। उपयुक्त प्लेसमेंट का मतलब ये है जैसे भूमि और कृषि से संबंधित जो विषय हैं ये केंद्र सरकार के हैं, लेकिन इनको समवर्ती सूची में शामिल करने की जरूरत है। क्यों है? क्योंकि जो भूमि और कृषि से संबंधित विषय भी तो केंद्र सरकार के अंदर आ गए, लेकिन अगर संपत्ति का अर्जन, हस्तांतरण या अधिग्रहण से संबंधित मामले हैं तो वो उन्होंने समवर्ती सूची में कर दिए हैं। तो या तो इन तीनों चारों मामलों को ही एक साथ कर दिया जाए, यानी समवर्ती में ही कर दिया जाए, या फिर केंद्र सरकार को ये सारे मामले दे दिए जाए। ये अलग अलग कर दिया है कि भाई अधिग्रहण और संपत्ति के अर्जन या हस्तांतरण का फैसला होगा तो वो तो समवर्ती सूची में है, और जो भूमि का अगर कृषि संबंधित अगर कोई वो मामला है तो उसको केंद्र सरकार उस पर नियम बनाएगी केंद्र सरकार, और मामलों को सुलझाएगी समवर्ती सूची वाले, यानी कि राज्य सरकार संघ ये सुलझाएंगे। तो ऐसे में जरूरी है कि ये सारे के सारे मामले या तो समवर्ती सूची में डाल दी जाएं या केंद्र सूची में डाल दी जाए। उपयुक्त प्लेसमेंट यानी जहाँ इनका उपयुक्त जगह है वहाँ पे इनको डाल दिया जाए। एप्रोप्रिएट प्लेसमेंट। इसके बाद अब प्रविष्टियों को हटाना, यानी जो पुरानी प्रविष्टि हो गई हैं, जो ऐसे जिनकी अब वैल्यू नहीं रही है, जैसे कि सूची 3 की प्रविष्टि 37 और सूची 1 की प्रविष्टि 34, इनकी अब कोई वैल्यू नहीं रही है तो इनको हटा देना चाहिए। विभिन्न आयोगों की अनुशंसाएं। विभिन्न आयोगों ने शक्ति विभाजन में परिवर्तन की आवश्यकता पर संकेत दिया है। उदाहरण के लिए सरकारीय आयोग ने अनुशंसा की है कि कर अधिरोपण की अवशिष्ट शक्ति को छोड़कर अन्य अवशिष्ट शक्तियों को संघ सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया जाए। राजमन्नार समिति और आनंदपुर साहिब प्रस्ताव संघ और समवर्ती सूची दोनों से राज्य सूची में कई प्रविष्टियों को स्थानांतरित करने और राज्य में अवशिष्ट शक्तियों को निहित करने की सिफारिश की है। जैसे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एम.एन. पुंछी, उन्होंने भी ये सलाह दी है कि भाई जो है 7वीं सूची को पुनर्विचार किया जाए, उसमें कुछ संशोधन किया जाए, कुछ विषय ऐसे हैं जिनको ऐड किया जाए, कुछ विषय ऐसे हैं जिनको हटा दिया जाए। तो ऐसे ही है। अब इसका निष्कर्ष है कि भारत की एकता और अखंडता संतुलित आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने हेतु यह तर्क दिया जाता है कि 7वीं अनुसूची में वृहत्तर प्रभाव के साथ एक मजबूत केंद्र समय की मांग है। आदर्श रूप से 7वीं अनुसूची की आवधिक समीक्षा करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त 7वीं अनुसूची में विषयों से निपटने के दौरान कुछ सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए, जैसे कि केवल उन विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित करना जो स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय हित प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। अवशिष्ट शक्तियों का दुर्लभ उपयोग। समवर्ती सूची के तहत आने वाली विधियों के क्षेत्र में संघ और राज्य के बीच अनिवार्य परामर्श के लिए औपचारिक संस्थागत संरचना की स्थापना। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अनुसूची का विकास समय की जरूरतों बदलती परिस्थितियों के साथ हुआ है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी विकास कर रही है तो बहुत सारे ऐसे विषय हो गए हैं जिनको बहुत ही जरूरी है उनको डालना, मतलब किसी भी अनुसूची के अंदर डालना जाए, लेकिन उनको डाला जाए कि इस विषय पे जो है ये सरकार। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि न्याय वितरण के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान या ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन तंत्र के लाभों को रेखांकित करते हुए भारत में इसके प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों की विवेचना कीजिए। देखो, सबसे पहले अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका दृष्टिकोण हम लिखेंगे। दृष्टिकोण में सबसे पहले हम उस चीज़ का संक्षिप्त परिचय लिखेंगे, यानी ओडीआर के बारे में हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि ओडीआर है क्या। हमें ये पता होना चाहिए क्या है ओडीआर। ओडीआर क्या है? जैसे हम सबको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, अभी दिए गए हैं जो कि भाई हमें कोई कंप्लेंट करनी है, कोई गली मोहल्ले की कंप्लेंट करनी है, कहीं गंदगी फैली हुई है या फिर कोई मतलब बिजली विभाग से रिलेटेड है, कोई भी मतलब कंप्लेंट होगी वो हमें करनी है, तो हम फटाक से ऑनलाइन गूगल जाते हैं और ऑनलाइन कंप्लेंट कर देते हैं। तो यही है ओडीआर। ठीक है, मतलब ऑनलाइन विवादों का समाधान करना ही क्या है, ओडीआर है। आप क्या समझते हैं? ये आप बहुत अच्छे से लिख दोगे, मुझे विश्वास है। सेकंड हमें लिखना है कि न्याय वितरण के लिए ओडीआर के लाभ, इसके लाभ लिखने हैं। उसके बाद इससे संबंधित हमें चुनौतियाँ, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है कि भाई गवर्नमेंट ने हमें दे तो दिया है ओडीआर, लेकिन इसमें चुनौती कौन कौन सी हमारे सामने आ रही है। इसके बाद हमें निष्कर्ष लिखना है। तो सबसे पहले हम इसके लाभ लिखते हैं। लागत प्रभावी।
देखो, अगर हम ऑफलाइन जाते हैं, मान लो हमें कोई कंप्लेंट करनी थी, गली मोहल्ले की करनी थी या वही बिजली विभाग को करनी थी, हम वहाँ जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, वहाँ जाके एप्लीकेशन देंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। ऐसे में टाइम भी वेस्ट होता है और लागत भी आती है। और ऑनलाइन अगर हम करते हैं, ना हमारा टाइम वेस्ट होता है और ना ही ज़्यादा लागत आती है, और एक्शन भी बहुत जल्दी से जल्दी लिया जाता है, तो ये लागत प्रभावी है। सेकंड इसमें है कि अनुकूलन योग्य प्रक्रियाओं की अनुमति देता है। जैसे गैर परंपरागत ओडीआर प्रक्रियाओं के साथ ओडीआर का एकीकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से विकसित किए जा सकने वाले मॉडलों के प्रकार के संदर्भ में असीम संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस प्रकार ओडीआर विवादों के कुछ विशेष वर्गों के लिए चयनित और अनुकूलित प्रक्रियाओं के माध्यम से मल्टी डोर डिस्ट्रीब्यूट रिजोल्यूशन को संभव बनाता है। फिर है मानव निर्णय के कारण निहित पूर्वाग्रह को सीमित करता है। ओडीआर प्लेटफॉर्म विशेष रूप से जो व्याख्यान और ईमेल पर आधारित होते हैं, जैसे लिंग, सामाजिक स्थिति, नरी जातीयता, नस्ल आदि से संबंधित ऑडियो विजुअल संकेतों को पृथक करते हैं। ये पक्षकार कौन है, इस पर ध्यान दिए बिना विवादित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए दावों सूचनाओं पर विवादों को हल करने में सहायता करते हैं। जैसे हम ऑनलाइन अगर कोई ये करेंगे, तो ऑनलाइन हम अपनी आईडी बनाते हैं, किसी भी नेम से बना लेते हैं, मेल फीमेल के नेम से बना लेते हैं, फीमेल मेल के नेम से बना लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, इनको ये मतलब नहीं होता है ये मेल ने की है या फीमेल ने कंप्लेंट की है, वो इन चीज़ों को ध्यान में ना रखते हुए सीधा हमारी समस्याओं पर ध्यान देते हैं और समस्याओं को सोल्व करने में हमारी सहायता करते हैं। इसके बाद है विवाद समाधान को प्रोत्साहित करता है। अब सीधी सी बात, हमें ये लग रहा है हाँ भाई हमारी लागत भी नहीं आ रही, हमारा टाइम वेस्ट भी नहीं हो रहा, हमारा टाइम भी बच रहा है, और जल्दी से जल्दी इस पर रिएक्शन भी किया जा रहा है, एक्शन लिया जा रहा है, हमारी समस्याओं को जल्दी से जल्दी सुलझाया जा रहा है, तो हमें प्रोत्साहित करेगा ना ये कि हम ओडीआर को यूज करें, इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। फिर ओडीआर से जुड़ी चुनौतियाँ, हम अगर ओडीआर को यूज करते हैं, हम ओडीआर के इसमें चलते हैं, तो हमें कौन कौन सी समस्याएं हैं जो हमारे सामने आती हैं। डिजिटल डिवाइस, ओडीआर को एक पूर्वापेक्षा के रूप में डिजिटल साक्षरता के मूलभूत स्तर की आवश्यकता है। डिजिटल साक्षरता यानी सबसे पहले लोगों का साक्षर होना जरूरी है, उन्हें डिजिटल यानी तकनीक से रिलेटेड उन्हें शिक्षा होनी चाहिए, उन्हें ज्ञान होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि कैसे हमें जो है सर्विसेज दी गई हैं, कैसे हमें जो सुविधाएं दी गई हैं कि हम ऐसे ऐसे ऑनलाइन भी, कई लोग ऐसे हैं गांव के इलाकों में और नगरों के इलाकों में, छोटे छोटे कस्बों के इलाके में, जिनको पता नहीं है कि भाई ऑनलाइन हमें प्लेटफॉर्म दिया गया, हम ऐसे ऐसे हमारी कंप्लेंट हम दर्ज करा सकते हैं। तो ऐसी पहले दुनिया को ये है जो लोगों को साक्षर होना जरूरी है, डिजिटल साक्षरता जरूरी है लोगों के मध्य। इसके बाद है निजता और गोपनीयता संबंधी चिंताएं। इसमें एक समस्या ये है कि निजता और गोपनीयता संबंधी समस्याएं, देखो ऑफलाइन अगर हम आमने सामने हमारी मान लो कंप्लेंट डाल के आते हैं, हमारी कंप्लेंट को सोल्व किया जाता है, नहीं किया जाता है, बीच में जो भी बात होती है वो हमारे मध्य रहती है, यानी उस टाइम पे जो लोग होंगे उनके बीच में ही रहेंगी। लेकिन इसमें क्या हो ओडीआर में कि हम अपनी जो है डिटेल भी डाल देते हैं, कई बार डिटेल मांगी जाती है हम डाल भी देते हैं, या फिर हम कंप्लेंट करते हैं तो हमारा नाम ही जाता है, लगा लो तो गूगल पे वो मतलब पब्लिक हो जाता है। तो इसमें हमें टेंशन रहती है कि भाई हमारी जो समस्याएं हैं या फिर जो मतलब वो इन्फॉर्मेशन है वो किसी और के पास ना चली जाए, चोरी संबंधी समस्याएं रहती है इसमें। ओडीआर सेवाओं में विश्वास की कमी, अब हमारे देश में तकनीक इतनी विकसित नहीं हुई है, लोग मतलब विश्वास नहीं करते हैं तकनीक पर, जो भारत के लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। प्राचीन विधिक प्रक्रियाएं, विवाद समाधान की संपूर्ण ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ प्राचीन प्रक्रियाएं पूर्ण रूप से कार्य नहीं करती हैं, ओडीआर के लिए बाधाएं उत्पन्न करती हैं। इसके अतिरिक्त भारत में दस्तावेजों को ऑनलाइन अनुप्रमाणित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बाद निष्कर्ष दिया गया कि ओडीआर तंत्र के लिए ग्राम क्षेत्र पर सोशल मीडिया शिक्षा कार्यशालाओं अभियानों के माध्यम से, यानी स्कूलों के माध्यम से या फिर मीडिया के थ्रू हम शिक्षा दे सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं ओडीआर के लिए। इसके अतिरिक्त तकनीकी और प्रशासनिक अवसंरचना के निर्माण के लिए ओडीआर परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना समय की मांग है। थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि शक्तियों के संवैधानिक विभाजन के बावजूद भी केंद्र राज्य विवाद भारतीय लोकतंत्र की एक चिरस्थायी विशेषता रही है। उदाहरण सहित चर्चा कीजिए और 150 शब्दों में उत्तर देना है। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति, हमारा दृष्टिकोण क्या रहेगा कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के संवैधानिक विभाजन के बारे में संक्षिप्त से लिखना है। उसके बाद उदाहरणों की सहायता से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार केंद्र राज्य विवाद भारतीय लोकतंत्र की एक चिरस्थायी विशेषता यानी बहुत समय पहले से चली आ रही है,
तदनुसार निष्कर्ष प्रस्तुत करना है। तो आंसर पे चलते हैं। भारतीय संविधान के भाग 11 के भीतर अनुच्छेद 245 से 263 के तहत विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों के संदर्भ में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट रूप से सीमांकन किया गया है। मैंने इसको आपको पहले ही बताया है ना कि 7वीं अनुसूची में इनका सीमांकन किया गया है कि ये सीमा है, ये राज्य के यहाँ तक के विषय जो है राज्य में आएंगे, यहाँ तक मतलब इनकी एक सीमा लिमिट है जो वो निर्धारित की गई है। उसके बाद है कि इसके अतिरिक्त संविधान का अनुच्छेद 246 7वीं सूची का प्रावधान करता है, जो 3 सूचियां संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान करके विधायी शक्तियों का विभाजन करता है। वही बात है जो पहले आ गई है, जिनमें वे सभी मामले सूचीबद्ध हैं जिन पर संसद, राज्य या विधानसभाओं अथवा दोनों के पास विधि निर्माण की विशिष्ट शक्तियां हैं। यद्यपि भारत में संघवाद और केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन पर वाद विवाद संविधान के गठन से पहले से ही है, तथापि केंद्र राज्य विवाद भारतीय लोकतंत्र की एक चिरस्थायी विशेषता रही है। इसकी पहचान निम्नलिखित रूप से की जा सकती है। राज्यों के विषयों पर अतिक्रमण। राज्यों के विषयों पर अतिक्रमण से मतलब ये है कि राज्य के कुछ विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, जो हैं तो राज्य के अंडर में है, लेकिन उन पर कानून कौन बना रही है? केंद्र सरकार। इसी को कहा गया है केंद्र राज्य विवाद। जैसे 3 कृषि कानून के अधिनियम के बारे में कुछ लोगों का तर्क था कि राज्य सूची का अतिक्रमण है, क्योंकि कृषि और उससे जुड़े सहायक उद्यम और बाजार राज्य सूची के विषय हैं। सही बात है, ये राज्य सूची के विषय हैं, लेकिन कानून किसने बनाए थे? श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाए थे, यानी केंद्र सरकार ने बनाए थे। अब कोविड-19 की महामारी को ले लीजिए। इसके दौरान आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के आह्वान पर राज्यों के लिए केंद्रीय दिशा निर्देश को बाध्यकारी बना दिया गया, भले ही लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। देखो, ये कोविड-19 महामारी स्वास्थ्य से रिलेटेड मामला है और ये किसका है? राज्य सूची का विषय है। कानून इस पे किसने बनाया? संसद ने बनाया, संघ ने बनाया, यानी केंद्र सरकार ने बनाया। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार के विरुद्ध जाकर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 के विरुद्ध इस आधार पर मुकदमा दायर किया कि वह कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्यों की शक्ति का अतिक्रमण करती है। इसी तरह सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में लाने के लिए बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन किया गया, जबकि सहकारी समितियां राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं। देख लो, यहाँ 4-5 विषय दिए गए और पांचों के पांचों विषय ये हैं जो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उन पर किसका है? केंद्र सरकार का अतिक्रमण है। वो कानून बना देती है और बाध्यकारी कर देती है कि राज्य सरकार को ही मानना ही पड़ेगा। अधिनियम 1949 में संशोधन किया गया, जबकि सहकारी समितियां, अच्छा ये तो कह दिया। समवर्ती सूची का विस्तार। समवर्ती सूची का विस्तार वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 5 विषयों जैसे शिक्षा, वन, बाट एवं माप, वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण तथा न्याय प्रशासन को राज्य सूची में स्थानांतरित करके समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। यानी जो विषय पहले किसके थे? ये राज्य सूची के थे, लेकिन बाद में इनको 42वें संविधान संशोधन के बाद इसको समवर्ती सूची में कर दिया गया था। केंद्र सरकार की अति केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। केंद्र द्वारा कानून पारित करने या नीतियों को अपनाने पर विवाद है, जो राज्यों के विधिकीय संवैधानिक अधिकारों को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल करते हैं। अब भाई जो हमारा विषय है उस पर हम राज्य सरकार का विषय, उस पर राज्य सरकार कानून बना रही है, उसको केंद्र सरकार ना मान के अपने कुछ अलग कानून बनाए जा रही है, तो ऐसे में डिस्टर्बेंस तो होती है ना। उदाहरण के लिए देख लेते, वर्ष 1954 के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS कैडर नियम में केंद्र द्वारा प्रस्तावित संशोधनों ने केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष को बढ़ा दिया, क्योंकि केंद्र सरकार को IAS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर वरीयता नियंत्रण प्रदान किया गया और अधिकारियों के लिए केंद्र के अनुरोध की वीटो करने की राज्यों की शक्ति को हटा दिया गया। तमिलनाडु सरकार ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए होने वाली नीट परीक्षा का विकल्प प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित किया। हालांकि है इस परीक्षा को उच्चतर शिक्षा में प्रवेश की पद्धतियों पर निर्णय लेने के राज्यों के अधिकार का उल्लंघन माना गया। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के स्पष्ट विभाजन के बावजूद ऐसे विवाद होते रहते हैं, क्योंकि 7वीं अनुसूची में यह प्रावधान है कि कुछ मामलों में केंद्र राज्य सूची में वर्णित विषयों पर विधि का निर्माण कर सकता है। राज्य सूची में क्या भाई, केंद्र या संघ तो तीनों में ही करता है। संघ सूची में उसमें तो केंद्र कानून बनाती ही है, राज्य सूची में भी कुछ विषय हैं
कि भाई कुछ खास विषय आ गए जो देश की सुरक्षा से जुड़े हों या फिर कोई ऐसे विषय, तो उन पे भी कई बार मान लो, मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि परिवार नियोजन से संबंधित है, वैसे तो स्वास्थ्य से रिलेटेड भी आ गया, उन पर राज्य सरकार का हक है कि वो कानून बनाए, उसके अंदर आते हैं ये विषय। लेकिन केंद्र सरकार क्या कर देती है, अगर उनको वो मतलब कानून पसंद नहीं आता है, उनको ये नहीं लगता है कि अनुकूल है, तो अपना कुछ अलग से कानून बना देती है और वो बाध्यकारी होता है राज्य सरकार के लिए। ऐसा ही समवर्ती सूची में भी है। समवर्ती सूची में तो राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं। अब राज्य सरकार का कानून अगर अच्छा नहीं लगा, अनुकूल नहीं हुआ, तो केंद्र सरकार का ही मान्य होगा। तीनों के तीनों में प्रभावी कानून किसका रहेगा, वो केंद्र सरकार का रहेगा। और फिर कुछ ऐसे विषय हैं जो किसी भी अनुसूची में नहीं दिए गए हैं, तो उन पर भी ये अधिनियम है कि कानून सरकार ही, ना केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि लॉबिंग के लिए एक ढांचे को अंगीकृत करना भारत में सहभागी शासन और कारोबार सुगमता को सुदृढ़ करेगा? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लॉबिंग क्या है, उसका संक्षिप्त वर्णन लिखेंगे, संक्षिप्त परिचय लिखेंगे, फिर भारत में सहभागी शासन और व्यापार की सुगमता को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इस पर प्रकाश डालते हुए लॉबिंग के लिए एक रूपरेखा बनाने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। तदनुसार हमें निष्कर्ष प्रस्तुत करना है। उत्तर है हमारा, लॉबिंग एक गतिविधि है जो सरकार के निर्णयों को प्रभावी करने के लिए व्यक्तियों और निजी हित समूहों द्वारा की जाती है। यह राजनीतिक अनुनय का एक रूप है। इसका उद्देश्य विधायी या विनियामकीय गतिविधियों के संबंध में नीति और निर्णय निर्माण की प्रक्रिया के नियमन या कार्यान्वयन को प्रभावित करता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और ताइवान जैसे देश लॉबिंग को नागरिकों का वैध अधिकार मानते हैं। इस प्रकार लॉबिंग को विनियमित करने के लिए एक ढांचा निर्मित किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत सहित विश्व के किसी भी देश ने लॉबिंग पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। यद्यपि वर्तमान में भारत में लॉबिंग के लिए कोई विधेयक विधि ढांचा उपलब्ध नहीं है, परंतु लॉबिंग के लिए एक ढांचे को अपनाने से निम्नलिखित कारणों से भारत में सहभागी शासन और व्यापार की सुगमता मजबूत होगी। यह शासन प्रक्रिया को अधिक सुलभ और सहभागी बनाता है। लॉबिंग विभिन्न व्यक्तियों, दबाव समूहों आदि के लिए नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए मामलों में सरकार के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार विधायी प्रक्रिया में शामिल होने के साधन के रूप में लॉबिंग की ओर स्थानांतरित होने से सहभागी लोकतंत्र के आदर्शों को प्रोत्साहन मिलता है। फिर व्यावसायिक परिवेश को प्रोत्साहित करने हेतु सहायक फिक्की कोल, एसोचैम जैसी संस्थाओं ने दशकों तक कार्य किया और महत्वपूर्ण निर्णयों तथा नीतिगत मुद्दों को प्रभावित किया। लॉबिंग ढांचागत नीति निर्माताओं तक पहुंच संबंधी प्रक्रिया को सुगम बन जाएगी। व्यवसायों के लिए समान अवसर, एक औपचारिक ढांचा छोटे व्यवसायों को प्रमुख व्यवसायों के लिए एकाधिकार के विरुद्ध अपने नीतिगत सुझाव देने में सक्षम बनाएगा। यह लोकतांत्रिक सुधारों के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। लॉबिंग हेतु एक ढांचा अपनाने से सुधार लाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जा सकेगा, साथ ही विभिन्न मंचों पर बहस और चर्चा को सक्षम बनाया जा सकेगा। इसके सबसे सफलतम उदाहरणों में एक मजदूर किसान शक्ति संगठन के नेतृत्व में की गई मांग, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के रूप में परिणत हुई। लॉबिंग क्या है? लॉबिंग लोगों का एक समूह लगा सकते हैं या लोगों को दिया गया एक अधिकार लगा सकते हैं जो सरकार पर या सरकार से इंफॉर्मेशन मांग सकता है या सरकार के जो कानून नियम होते हैं उन पर आवाज़ उठा सकता है अगर जनता को सही नहीं लगता है तो। यह नीति निर्माण में निपुणता और कार्य क्षेत्र संबंधी विशेषज्ञता लाता है। लॉबिंग करने वाले लोग सरकार को बहुमूल्य नीति संबंधी जानकारी और विशेषज्ञता प्रदान करते हैं, जो पूर्णकालिक राजनेताओं के पास नहीं हो सकती है। यद्यपि भारत में विभिन्न हितों और पक्ष समर्थन समूहों द्वारा बड़े पैमाने पर लॉबिंग की जा रही है, परंतु इसे आमतौर पर नकारात्मक समाचारों के माध्यम से प्रकाश में लाया जाता है। उदाहरण के लिए वॉलमार्ट मामला लॉबिंग को विनियमित करने के संबंधी कानून नीति निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता का मार्ग प्रशस्त करता है। हालांकि लॉबिंग पर कानून द्वारा रिश्वतखोरी या भ्रष्ट आचरण को वैध नहीं बनाना चाहिए। इसके लिए लॉबिंग को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए और इसमें केवल उन्हीं गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए जो सहभागी लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ाती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। दोस्तों, इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में मैं डालूंगी। और ये जो आप देख रहे थे कि विजन आईएएस की मेंस की टेस्ट सीरीज जीएस पेपर 2 की पीडीएफ थी, और ये आगे 5 से लेकर 10 तक हम क्वेश्चन करेंगे सेकंड पार्ट में। अगर आप चाहते हैं
सेकंड पार्ट देखना तो मेरे चैनल पर जा कर के देख लीजिएगा। कल तक ये आ जाएगा सेकंड पार्ट। थैंक यू।